जय हिंद दोस्तों। मैं अमित कुमार सिंह स्टडी टेबल 9th एंड 10th चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि जो भी केमिकल रिएक्शन हमारा होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए प्रोसीड करता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं हमारे रिएक्टेंट साइड में वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के, नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो अभी तक हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तक बातचीत किया है। उसके आगे आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेनली हम लोग 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जनरली 4 टाइप के जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं उसमें से पहला हमारा जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन का टाइप जो है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप, बहुत ही एक आसान केमिकल रिएक्शन है ये। इसको जनरली हम कह सकते हैं कि सबसे आसान अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या है, जनरली जो हमारे दिमाग में आता है कि दो चीज़ें आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जनरल जो केमिकल इक्वेशन होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होता है। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं और कंबाइन करके नया सब्सटेंस बना लेते हैं, नया कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, आपको बस ये जानना ज़रूरी है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो चीज़ें, जो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं वही एलिमेंट्स प्रोडक्ट भी फॉर्म करते हैं। कोई एलिमेंट अलग से बाहर से नहीं आता है। ठीक है, जो एलिमेंट हमारे रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट रहेगा वही हमारे प्रोडक्ट साइड में भी मिलेगा। बस केवल बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग वहाँ पे हो जाता है, जिसकी वजह से नया नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं ऐड होती है। जो भी रिएक्शन हम करा रहे हैं, जो एलिमेंट की रिएक्शन करा रहे हैं वही एलिमेंट हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, कोई नया एलिमेंट बाहर से नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन विथ ईच अदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट होते हैं, जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं वो कंबाइन हो जाते हैं आपस में। ठीक है, जो 2 से अधिक चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगी। ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन कर लेना, आपस में जुड़ जाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा। आप लोग चाय वगैरह जब बाहर पीने जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे जो चाय की टपरी होती है वहाँ पे कोयला जला के जो चाय बनाया जाता है, जो कोयला जला के, पहले हमारे ट्रेनों में भी, जो हमारी रेलगाड़ी होती थी उसमें भी कोयले का इस्तेमाल होता था। तो ये वही रिएक्शन है, ये जो पहली रिएक्शन लिखी हुई है। कार्बन का मतलब क्या है, कोल जो होता है हमारा, कोयला जिसे कहते हैं, वो एक फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, तो ये वही रिएक्शन है। कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो जाता है और एक गैस बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो हमारा अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है हाइड्रोजन और वाटर का। हाइड्रोजन और वाटर जब आपस में रिएक्ट करता है तो हम जानते हैं हाइड्रोजन और वाटर दोनों क्या है, गैसेज हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में जब कंबाइन हो जाती हैं तो वाटर का फॉर्मेशन करती हैं, H2O का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो ये जो भी रिएक्शंस हैं ये सारी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें आप लोग देखेंगे कि एक क्या है,
एक सिमिलरिटी है सब में, वो क्या है कि दोनों जो सब्सटेंस हैं हमारे वो आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कहीं भी आपको ऐसा रिएक्शन दिखे जहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट दिए हों लेकिन प्रोडक्ट केवल सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा हो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब सारी चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाएंगी और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, जैसे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत एक और रिएक्शन आ जाती है जिसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसी रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक का मतलब सबसे पहले आप समझिए, एक्सो का मतलब होता है आउट, ठीक है, और थर्मिक का मतलब होता है, थर्मिक जो है वो थर्मल वर्ड से आया है, थर्मिक का मतलब होता है हीट। इसका मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी निकल रही हो। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया कि कोयला हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कोयला जब जलता है तो आप लोग देखते होंगे कि चाय की भट्टी पे वो उसमें हीट निकलती है जिस पे चाय बन जाती है, हीट एनर्जी निकलती है। तो हीट एनर्जी से हमारी चाय बन जाती है और एक गैस भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, काला धुआं उसके साथ निकलता है, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, जनरली बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हीट निकलती है। ठीक है, और जहाँ भी जिस भी रिएक्शन में हीट निकलती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ, उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हीट इवॉल्व हो, हीट इज इवॉल्व एलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट तो बनेगा ही, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी भी निकल रही है। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जब रिएक्ट करता है जिसमें हीट एनर्जी निकलती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जहाँ पे हीट निकलेगा वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इसका एक साधारण सा एग्जांपल आप लोग देखते होंगे कि अभी तो हमारे घरों में दीवारों पे होता है प्लास्टिक पेंट वगैरह होता है। जब प्लास्टिक पेंट वगैरह नहीं था जो बहुत पहले, तो हमारे घर पे क्या होता था, जो चूना होता था, चूने से पुताई की जाती थी, दीवारों की वाइट वॉशिंग की जाती थी। तो आप लोग देखे होंगे शायद, या ना देखे हों, मैं आपको बता देता हूँ। जो चूना आता था उसको हम लोग क्या करते थे, पहले पानी में डिज़ोल्व करते थे। ठीक है, जब भी चूने को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो वहाँ पे विगरस रिएक्शन होती है, बहुत तेज़ रिएक्शन होती है, और जो पानी में हम चूना डालते हैं वो पानी बॉयल करने लगता है, क्योंकि इस चूने के अंदर से क्या निकलती है, हीट निकलती है, जो कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो मैंने रिएक्शन यहाँ पे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम जो चूना हम लोग यूज़ करते हैं, क्विक लाइम को हम लोग जब वाटर में डालते हैं तो ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं स्लेग्ड लाइम। ठीक है, तो स्लेग्ड लाइम ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, लेकिन स्लेग्ड लाइम के फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे हीट भी निकलती है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसी पे आप लोग देख सकते हैं, हमारे घर पे जो गैसेज हैं, एलपीजी गैस में मेनली जो मेन गैस हमारी होती है ऑर्गेनिक गैस, वो है मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, हम जानते हैं कि जब भी आग लगती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही लगती है। ठीक है, तो मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और उसके साथ साथ हीट एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो जहाँ भी हीट एनर्जी निकलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक से अधिक रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी निकलती है प्रोडक्ट के साथ, उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है, क्लास 10th के बोर्ड में, कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है इसे हम लोग एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं। ऐसा माना गया है कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, और उसके साथ साथ जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि हमारा जो रेस्पिरेशन है इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहा जाता है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख के रखा है, इससे आपको समझ में आएगा। आप देखिए रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। जब हम खाना खाते हैं तो जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो ऑक्सीजन जो जाता है हमारा, जो हम खाना खाते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो जब भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो फिर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2O मतलब पानी, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, उसके साथ साथ एनर्जी बनाता है। अब आप सोचेंगे कि एनर्जी तो बनाता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप देखेंगे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, वो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा भी कम होता है या ज़्यादा होता है तो हमें हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब होने लगता है। तो ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है हमारा, वो मेंटेन कैसे रहता है, मेंटेन वो इसलिए रहता है क्योंकि हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं। अभी आप 3-4 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, थोड़ा वीक होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। जो यहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो हीट निकलती है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती है, बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करके रखती है। तो 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर रही है, इसका मतलब उसमें हीट निकल रही है, हीट निकल रही है तभी हमारा क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन है, ठीक है। इसीलिए रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है इसमें हम लोग लास्ट में एनर्जी हमें मिलती है और वो एनर्जी हमारे हीट के फॉर्म में होती है, जो बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। इसीलिए रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरे केमिकल रिएक्शन का नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या होता है प्रोसेस, ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो कॉम्बिनेशन का उल्टा होती है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, एक से अधिक रिएक्टेंट था और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था। लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और उससे कई सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट कई सारे सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं, तीनों टाइप हम देख लेते हैं। पहला जो टाइप हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट देने पे इन्वॉल्व हो, हीट देने पे। अब देखिए यहाँ पे इस प्रोसेस में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के प्रोसेस में एक्सोथर्मिक प्रोसेस था जहाँ पे हीट निकल रही थी, लेकिन इस प्रोसेस में हमें हीट देनी पड़ रही है। तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़े उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है इन, ठीक है, और थर्मिक का मतलब हीट, मैंने आपको बताया ही था। तो एक्सो का मतलब आउट होता है, थर्मिक का मतलब हीट। तो एक्सोथर्मिक का मतलब जहाँ से हीट निकलती हो, और एंडोथर्मिक का मतलब जहाँ पे हीट देनी पड़ती हो। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें, ये देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पे देखिए एक रिएक्टेंट है, ये मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म होता है, किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक रिएक्टेंट मोर देन 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर वो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब उसी तरह दूसरा टाइप हम देख लेते हैं अपना। दूसरा टाइप क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का मतलब है ऐसी रिएक्शन,
ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट मोर देन वन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब टूट जाना। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2O, यहाँ पे आप लोग गौर करिएगा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने लिखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है वाटर मॉलिक्यूल में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना ले या दो से अधिक प्रोडक्ट बना ले किसी गिवन कंडीशन के अंदर। अगर कंडीशन में हीट अप्लाइड है तो वो थर्मल डीकम्पोजिशन हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड है तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल वो है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में, फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब यहाँ पे फोटोन से है, ठीक है। फोटोन का मतलब क्या होता है, फोटोन का मतलब है बंडल ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट कहाँ से आती है, सन से आती है, ठीक है। तो ऐसी कोई रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती हो उसे हम क्या कहेंगे, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हाई इंटेंसिटी सनलाइट देते हैं तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होती है। यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में 1 नंबर में, शायद 2020 या 21 में आया हुआ है, 21 में शायद आया हुआ है कि विच रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये हमारी दी हुई जो रिएक्शन है, AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में जब रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन हमारी किस में यूज़ होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, ठीक है। तीसरा जो टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे जो दो तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, अब हम जानते हैं कि एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट है। सबका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो अलग अलग है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस हो जाता है। हम डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। मतलब लेस रिएक्टिव एलिमेंट का एक सॉल्यूशन बनाया होगा, उसमें हम जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डालेंगे तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। आप लोग को शायद ये स्कूल में कराया भी जाएगा रिएक्शन। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम आयरन नेल डाल देंगे, आयरन की जो कील होती है वो डाल देंगे, तो आधे घंटे के बाद लगभग हमें मिलेगा कि आयरन का जो नेल है वो हल्का सिल्वर कलर से ब्राउन कलर का कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो सॉल्यूशन का ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो कॉपर होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है आयरन से, ठीक है। कॉपर आयरन से डिस्प्लेस हो जाता है। यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट की जगह पे अब क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, ठीक है, और कॉपर अलग हो गया हमारा। उसी तरह यहाँ पे कॉपर क्लोराइड अगर सॉल्यूशन लेंगे उसमें लेड हम डाल देंगे तो लेड क्लोराइड सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट से डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। अगला जो लास्ट हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि हमारा जो भी कंपाउंड होता है, जो भी हमारा कंपाउंड हमारे आसपास जो हम रिएक्शन करा रहे हैं जिस कंपाउंड में, उसमें दो आयंस होते हैं। आयंस के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे, क्या कहते हैं आयंस, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स को हम लोग आयंस कहते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसे कैटायन कहते हैं और जो निगेटिवली चार्ज होते हैं उसे एनायन कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे हर कंपाउंड में एक कैटायन होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और एक
एनायन होता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज होता है, बेरियम है, यहाँ पे बेरियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरह यहाँ पे बेरियम सल्फेट, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका पॉजिटिव जो है, इसका पॉजिटिव इसके साथ चला जाएगा और इसका पॉजिटिव इसके साथ चला जाएगा। बस ऐसी कोई रिएक्शन होती है तो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए सल्फेट के साथ पहले सोडियम था और बाद में एक्सचेंज हो गया, सल्फेट के साथ अब कौन आ गया, बेरियम आ गया, ठीक है। और क्लोरीन के साथ पहले बेरियम था, अब कौन आ गया, हमारा सोडियम आ गया। तो यहाँ पे देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव जो है आपस में एक्सचेंज हो जा रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जानने के साथ साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि ऐसा कोई सॉलिड जो लास्ट में बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऐसा कोई सॉलिड जो कि सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड जो हमारे केमिकल रिएक्शन में अगर कोई इनसॉल्युबल सॉलिड मिल रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की। तो 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़े हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी में हमने देखा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगले लेक्चर में हम लोग एक और रिएक्शन जो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और कोरोजन और रेंसिडिटी जो प्रोसेस होती है हमारी, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।